अभी हम लोग स्टार्ट करें डिमांड एंड रिकवरी। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसके ऊपर एग्जाम में हमेशा 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। मिनिमम वेटेज 6 मार्क तो है ही इसका। कभी कभी 8 मार्क का भी आ सकता है, मतलब अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। अभी इसका सेक्शन का जो रेंज है, इट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 73 टू सेक्शन नंबर 84। देखो, सेक्शन नंबर 73 से 84 तक है। अभी डिमांड एंड रिकवरी। डिमांड मतलब कि हम लोग का लायबिलिटी ऑफिसर डिमांड कर रहा है। ऑफिसर को कैसे मालूम कि यही लायबिलिटी है? देखो, ऑफिसर अपने से लायबिलिटी का डिमांड कर रहा है, डिमांड। एंड अगर हम पे नहीं कर रहे तो रिकवरी कर रहा है। उसको बोलते हैं डिमांड एंड रिकवरी। अभी वो हमसे जो डिमांड कर रहा है लायबिलिटी, उसको कैसे मालूम कि ये लायबिलिटी सही है या फिर ये लायबिलिटी को ही मेरे को रिकवर करना है? उसने असेसमेंट एंड ऑडिट किया और इंस्पेक्शन सर्च सीजर किया, इसीलिए उसको डिमांड कितना करना मालूम पड़ा। समझ में आ क्या बोला? उसके पहले का जो 2 चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या सीखा? असेसमेंट एंड ऑडिट। असेसमेंट का मतलब क्या था? टू डिटरमाइन द लायबिलिटी। जो लायबिलिटी उसने डिटरमाइन किया वो आपसे डिमांड कैसे करेगा, वो यहां पर सीखेंगे। ओके, असेसमेंट एंड ऑडिट में हम लोगों ने सीखा कि कुछ मेथड्स था, यहाँ पर लिखा है। ओके, वो मेथड से हम लोग क्या कर सकते थे? लायबिलिटी को असरटेन कर सकते थे। ओके, वो जो भी लायबिलिटी असरटेन होगा, वो लायबिलिटी को हमें आपसे लेना भी तो है, खाली डिटरमाइन करके थोड़ी छोड़ देंगे। इंस्पेक्शन किया, सर्च किया, लायबिलिटी मालूम पड़ गया। अभी आगे आगे आपसे रिकवर भी कर रहे हैं वो लायबिलिटी को डिमांड कर रहे हैं। हम डिमांड करेंगे पहले। नॉर्मली लीगली हम लोग बात करेंगे। लीगली आप दे रहे हो कि नहीं, ये ऑर्डर इशू क्या दे रहे हो कि नहीं। नहीं दे रहे हो तो रिकवरी। समझ में आया? नहीं दे रहे हो तो डायरेक्टली रिकवरी भी नहीं होता है। डिमांड के बाद, ऑर्डर के बाद हम लोग अपील फाइल करते हैं। अगर हम लोग को लग रहा है कि हम जीतेंगे तो हम लोग क्या फाइल करते हैं? अपील। अगर हमने अपील भी फाइल नहीं किया, ना ही डिमांड का पेमेंट किया, तो क्या हो जाएगा? रिकवरी। रिकवरी मतलब ऑफिसर हम लोगों से पैसे को रिकवर करेगा। जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी लायबिलिटी होगी आपकी, वो क्या करेगा? ऑफिसर रिकवर करेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या बोला? तो ऑफिसर हम लोग का लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करेगा, वो हम लोगों ने पहले पढ़ा है। सेक्शन नंबर 61 हम लोगों ने देखा था सबसे पहला। ओके, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, मतलब कि ये जो इसका आउटकम था हमने पढ़ा था, नोटिस इसका आउटकम है। ओके, नोटिस आउटकम है। उससे जो अमाउंट वगैरह मिलेगा, मतलब जो डिस्क्रिपेंसी का अमाउंट है रिटर्न्स के अंदर, वो सेक्शन 73 के हिसाब से डिमांड किया जा सकता है। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 62 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 62 में आउटकम क्या था? आउटकम असेसमेंट ऑर्डर, ये आउटकम था। तो ये असेसमेंट ऑर्डर के सामने तो हम लोग डायरेक्टली अपील में जाएंगे, तो सेक्शन 73 74 का बात नहीं करना है। ओके, अगर आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, कौन सा रिटर्न? सेक्शन नंबर 39 का, या तो फाइनल रिटर्न सेक्शन नंबर 45 का। तो नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स में सेक्शन नंबर 62 लगेगा। सेक्शन नंबर 62 का हिसाब से जो लायबिलिटी है वो हम लोग को पे करना है। एंड पे नहीं किया तो उस असेसमेंट ऑर्डर के सामने क्या करेंगे? अपील फाइल करेंगे। सेक्शन नंबर 63 था असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन मतलब कि हम लोग अनरजिस्टर्ड है। इवन इफ अवर टर्नओवर हैज एक्सीडेड रुपीज 20 lakhs, 10 lakhs, 40 lakhs। ओके, तो हम लोग का असेसमेंट कौन से सेक्शन में होगा? 63 में। एंड अगर समरी असेसमेंट हो, हम लोग विजय माल्या जैसे भाग के जाने वाले समझो, तो ऑफिसर ने समरी असेसमेंट कर दिया, तो इन सभी का, ओके, ये जो 3 मार्क के, देखो ये तीनों को मार्क किया। ओके, इन तीनों के लिए डायरेक्टली हम लोग असेसमेंट ऑर्डर्स का रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई मतलब अपील फाइल करेंगे। असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर। लेकिन सेक्शन नंबर 61 का जो आउटकम है, उसके सामने हम लोग रिप्लाई करेंगे, क्योंकि सेक्शन 61 से क्या आ रहा है? नोटिस आ रहा है। नोटिस के बाद डायरेक्ट ऑर्डर नहीं होता है, नोटिस के बाद क्या होता है? रिप्लाई। रिप्लाई के बाद ऑर्डर। ओके, ये नॉर्मल फ्लो है। क्या होता है? फिर नोटिस, फिर रिप्लाई, और फिर
ऑर्डर। तो सेक्शन 62, 63, 64 ये तीनों सेक्शन में क्या पास होने वाला है? ऑर्डर। लेकिन सेक्शन 61 में क्या क्या इशू होगा? नोटिस। तो सेक्शन 61 के नोटिस के सामने हम लोग असेसमेंट ऑर्डर वगैरह किस में करेंगे? सेक्शन 73, 74 में करेंगे। लेकिन असेसमेंट ऑर्डर सेक्शन नंबर 62, 63, 64 में उसी सेक्शन में होगा। समझ में आ रहा है कुछ? 61 के नोटिस के सामने असेसमेंट ऑर्डर वगैरह 73 में आएगा। सेक्शन 62, 63, 64 वो खुद में ही असेसमेंट के सेक्शन है। एंड अगर आपका केस इनमें से किधर भी फिट नहीं हो रहा है, आपका केस इनमें से किधर भी फिट नहीं हो रहा है और ऑफिसर को आपका लायबिलिटी असेस करना है, इनमें से किधर भी फिट नहीं हो रहा है, मतलब ना ही आप लोग नॉन फाइलर हो, ना ही आप लोग अनरजिस्टर्ड हो, ना ही आप लोग भाग के जाने वाले हो, ना ही आपके रिटर्न में डिस्क्रिपेंसी, कुछ भी नहीं, एवरीथिंग इज ओके। बट ये ओके में भी कुछ कुछ चीजें ओके नहीं है। जैसे आप लोगों ने एक्सपोर्ट का रिफंड लिया, आपको लग रहा था कि ये एक्सपोर्ट है, बट ऑफिसर को लग रहा है कि एक्सपोर्ट नहीं है। एग्जाम्पल मान के चलो कि फॉरेन में, दैट इज आउट ऑफ इंडिया, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो बोलता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, ओके, उनका एक सर्वे करो। सर्वे सर्वे खाने पीने का क्या टेस्ट एंड लाइकिंग्स है उसका सर्वे करो, सर्वे। क्या केस है, ध्यान से सुनना। इंडिया में जितने लोग हैं, समझो मुंबई में, मुंबई के लोगों का सर्वे करने को काम दिया उस फॉरेन की कंपनी ने इंडिया में किसी पर्सन को। सर्वे कर रहा है, ओके, सर्वे में पूछ रहा है कि आपको क्या खाना पसंद है, मतलब फेवरेट डिश, ओके, टाइप ऑफ डिश, की मीठा तीखा या फिर जो भी है, मतलब ऐसा एक पूरा सर्वे कर रहा है। वो सर्वे करने के बाद जो पर्सन है वो क्या करता है, एक रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट बना के किसको दे रहा है? फॉरेन वाले पार्टी को, बराबर। अभी जो ये पर्सन है इंडिया वाला, वो बोलता है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए आउटसाइड इंडिया। क्यों आउटसाइड इंडिया होना चाहिए? रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया, जनरल प्रोविजन सेक्शन नंबर 13(2). जनरल प्रोविजन, जनरल प्रोविजन क्या बोलता है? जनरल प्रोविजन, जनरल सर्विसेज के लिए अगर रिसिपेंट का एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एंड अगर अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। पर गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, सुनो, ऑफिसर क्या बोलता है? ऑफिसर बोल रहा है कि प्रिंसिपल एजेंट जो है, ओके, एजेंसी सर्विस हो रहा है ना, इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मतलब दो पर्सन को जोड़ के देने वाला काम, ओके। हाँ हाँ, उसके अंदर क्या सेक्शन था? 13(8) में लोकेशन ऑफ सप्लायर था, मालूम है? 13(8) एक सेक्शन था, 13(8) इंटरमीडियरी सर्विस। अगर एजेंट इंडिया में है, इंडिया के बाहर के क्लाइंट के लिए वो इंडिया से क्लाइंट को जमा करके दे रहा है, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? इंडिया था, लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो ऑफिसर बोलता है कि आप तो यही काम कर रहे हो, कस्टमर को जोड़ के दे रहे हो, पर हम लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे थोड़ी कर रहे हैं। हम लोग क्या काम कर रहे हैं? रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, ओके। फॉरेन वाला पार्टी हमको कमीशन नहीं दे रहा है ऑन सेल्स। कमीशन मतलब परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो कमीशन का काम नहीं हमारा। हमारा काम क्या है? रिपोर्ट बना के देना, ये हमारा काम है। हाँ, तो हम लोग को रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन ऑफिसर बोलता है नहीं मिलना चाहिए। तो अभी जो लड़ाई होगा वो सेक्शन नंबर 73 में होगा, ओके। अभी जो लड़ाई होने वाला है इस चीज के ऊपर, ओके, ये जो लड़ाई है ये ना ही रिटर्न्स की डिस्क्रिपेंसी की वजह से आया, ना ही नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से आया, ना ही आप अनरजिस्टर्ड है उसके वजह से आया, ना ही समरी असेसमेंट की वजह से आया, कुछ और ही रीजन है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 73 ट्रिगर होता है, ओके। अभी ऑफिसर आपका लायबिलिटी, उसको लगता है, वो नॉट नेसेसरी कि वो सही होगा, उसको लगता है उसने डिटरमाइन कर दिया सेक्शन नंबर 73 में। आ रहा है समझ में? उसके सामने हम लोग क्या करेंगे, पहले नोटिस आएगा उसका, उसका क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे। उसके बाद ऑर्डर आएगा,
अगर हम लोग के फेवर में आया तो ठीक, फेवर में नहीं आया तो अपील। आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी कुछ एनालिसिस करते हैं हम लोग कि किस तरीके से ये पांचों चैप्टर कनेक्टेड है। ओके, दैट इज इंस्पेक्शन, असेसमेंट ऑडिट, डिमांड रिकवरी, अपील्स एंड रिवीजन। ओके, ये सब कैसे पांचों प्रोविजन कनेक्टेड। डिमांड एंड रिकवरी, सेक्शन नंबर 73 कब लगेगा समझ में? मतलब जब भी सेक्शन नंबर 61 रहेगा तब सेक्शन नंबर 73 आ सकता है आउटकम के लिए। पर जब भी सेक्शन नंबर 62, 63, 64 लगेगा तब इन सबका जो आउटकम है, ओके, वो वही सेक्शन में, ओके, इसी सेक्शन में, समझा? पर जो सेक्शन नंबर 65 था, ऑडिट, डिपार्टमेंट ऑडिट, ओके, डिपार्टमेंट ऑडिट क्यों था? टू फाइंड सम पॉइंट्स जिस जो आपका नॉन कंप्लायंस रहेगा। ओके, तो फाइंडिंग निकाला सेक्शन 65 से। अब इसका जो आउटकम रहेगा वो सेक्शन 73 में ऑर्डर पास करके आएगा, नोटिस, रिप्लाई, ऑर्डर, वो सब सेक्शन 73 में। लेकिन क्या रीजन की वजह से हम नोटिस बनाए, रिप्लाई करे, ऑर्डर करे, वो सब सेक्शन 65 से ढूंढा। सेक्शन 65 के ऑडिट में मालूम पड़ा कि आप आरसीएम का लायबिलिटी पे नहीं करते। सेक्शन 65 में नोटिस आया, अपना डिपार्टमेंट ऑडिट हुआ, तब मालूम पड़ा कि आपने ये पॉइंट्स को कंप्लाई नहीं किया, ये टैक्स का पेमेंट नहीं किया। तो अभी अगर हमको मांगना है, ओके, डिपार्टमेंट को मांगना है एसएससी से, तो क्या करेगा? नोटिस भेजेगा सेक्शन 73, उसका रिप्लाई करेंगे हम लोग, फिर ऑर्डर पास करेगा 73। फिर स्पेशल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट में भी क्या कर रहे थे हम लोग? फाइंडिंग किसी सीए सीए में जो कमिश्नर ने नॉमिनेट किया, उस सीए से हम लोग, या उस सीए में से हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ उसको बोल रहे थे भाई तुम स्पेशल ऑडिट करवाओ। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन को बोला तुम स्पेशल ऑडिट करवाओ। किससे करवाना लेकिन इस बार? सीए सीए में से। ओके, सीए सीए में ने बोला कि देखो सर, इसने ये पॉइंट के ऊपर कंप्लायंस नहीं किया। अभी ऑफिसर क्या करेगा? नोटिस देगा कि एज पर स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इतना इतना लायबिलिटी आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे, फिर ऑर्डर पास होएगा सेक्शन 73 में और 74। सेक्शन 67, ओके, सेक्शन 67, देखो 68 तो ईवे बिल का है, वो जाने दो। सेक्शन 69 अरेस्ट, अरेस्ट के पहले तो सब कुछ होएगा ना, ऑफिसर डिमांड वगैरह निकालेगा, तो वो सब तो सेक्शन 73 में। सेक्शन 67 बोलो, 67 में क्या होता है? इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। ओके, इन सभी से मालूम पड़ता है हम लोग को कि कितना लायबिलिटी आना चाहिए। ओके, तो ये सब सेक्शंस, सेक्शन नंबर 73, 74, 74 कब लगता है? जब भी फ्रॉड होगा। अरे समझ में कैसे बनाए ये सेक्शन? ओके, आउटलाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, खाली बाहट नहीं करना, अपने को देखना है कि वो चैप्टर कैसे कनेक्टेड है। हर चैप्टर से सीख रहे वो आगे चल के कैसे कनेक्टेड हो रहा है, एंड पिछले चैप्टर से कैसे कनेक्टेड है, वो अपने को समझना है। तो सेक्शन 61 से आउटकम 73, 74, 62, 63, 64, इन सब का आउटकम तो वही सेक्शन है। 65, 66, 67 ये इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स है, बट आउटकम कौन सेक्शन से आ रहा है? 70 से 74, समझा? अभी देखो, अभी जो भी नॉर्मल चीज होता है अपना, क्या प्रोसेस होता है? पहले नोटिस भेजता है, अज्यूम करते हैं सेक्शन नंबर 73 में उसने नोटिस भेजा। ओके, उसका रिप्लाई हम लोग करते हैं, सिंपल। ओके, जिस सेक्शन में नोटिस आया उसी सेक्शन में उसका रिप्लाई होएगा। उसके बाद वो क्या पास करेगा? ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 73 और 74 एज द केस में भी। अभी ये ऑर्डर के बाद, ये ऑर्डर के बाद हम लोग क्या करें? ये ऑर्डर के बाद क्या करेंगे?
बोलो बोलो। अपील फाइल करेंगे। अभी ये ऑर्डर जो है इसका दो क्या बोल सकते हैं, इसका दो पहलू रह सकता है, मतलब कि ये हो सकता है हमारे फेवर में हो या तो ये हमारे अगेंस्ट हो। अगर ये हमारे अगेंस्ट है, ओके, इफ दिस ऑर्डर इज अगेंस्ट अस, ओके, हम लोग के फेवर में नहीं है, हम लोग ने बोला था नहीं टैक्स नहीं भरना है, ऑर्डर बोलता है नहीं भरना पड़ेगा। समझ रहे? तो ये जो ऑर्डर निकाला है ये हम लोग के अगेंस्ट है, हम लोग नहीं चाहते थे ये ऑर्डर ऐसा आए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अपील फाइल करेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? हम लोग अपील फाइल करेंगे। अगर ये ऑर्डर हमारे फेवर में आ गया, किसने ऑर्डर पास किया? ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया, किसके फेवर में पास किया? हमारे फेवर में, हमारे फेवर में। तो हम लोग पागल थोड़ी अपील करने को, अपील फाइल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट का तो ऐसे पूरा रेवेन्यू चले जाएगा। जब ऑफिसर असिस्टेंट से मिल जाएगा तो रेवेन्यू लीकेज हो जाएगा ना इधर। तो यहां तक खत्म नहीं होता फिर। आ रहा है कुछ समझ में? क्या बोला? अगर हमारे अगेंस्ट रहेगा तो हम तो लड़ने वाले ऊपर जाके, लेकिन अगर हमारे फेवर में रहेगा तो हम नहीं लड़ने वाले। तो टैक्स का चोरी हो गया, अब किसको तो लड़ना पड़ेगा ना। नहीं समझा पॉइंट? अगर मान के चलो कि हम ऑर्डर आया कि टैक्स मत भरो, हमने नहीं भरा, अभी ये हमारे फेवर में, हम लोग तो अपील नहीं करेंगे, हम लोग को तो अच्छा लगा ऑर्डर, वाह मस्त पास किया, ओके, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। पर यहाँ पर टैक्स का तो चोरी हो रहा है, हम लोग गलत थे पर ऑर्डर हमारे फेवर में आ गया, क्योंकि ऑफिसर को हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया रहेगा, तो ऑर्डर हमारे फेवर में आ चुका। अभी यहाँ पर डिपार्टमेंट को तकलीफ होएगा। ओके, तो हेरारकी क्या पढ़ाया था हम लोगों ने? हेरारकी यहाँ पर बोलो। हाँ स्पेशल, हाँ यहाँ पर सुपरिटेंडेंट था, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर। ओके, ये कमिश्नर था, प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। समझ में आ गया? ये हायरार्की था। अभी सुनो ध्यान से। ओके, जो ऑर्डर पास किया ना, जो ऑर्डर पास करने वाला अथॉरिटी, ओके, ऑर्डर पास करने वाला अथॉरिटी या तो ये हो सकता है, या तो इन दोनों में से कोई हो सकता है, या तो इनमें से कोई हो सकता है, इनमें से कोई हो सकता है। ये लोग ऑर्डर पास नहीं करते, क्योंकि ये लोग ऑर्डर पास नहीं करते। ऑर्डर कौन पास करता है? ये तीनों में से कोई तो एक। अभी ये तीनों मतलब जो हायरार्की, इन तीनों में से कोई हायरार्की, लेकिन उसमें भी बाइफर्केशन है। एक स्पेसिफाइड टैक्स अमाउंट तक नीचे वाले को दिया, उसके थोड़ा ऊपर के लिए उसके ऊपर दिया, और ऊपर के लिए और ऊपर दिया, मतलब कि ऐसा अमाउंट दिया हुआ है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटेलेक्ट। सुपरिटेंडेंट का इंटेलेक्ट बहुत कम रहता है, तो उसको 10 लाख तक के लिए बोला कि भाई आप ही ऑर्डर पास करो। 10 लाख से 1 करोड़ के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर को बोला। 1 करोड़ के ऊपर के लिए जॉइंट एंड एडिशनल को बोला। अभी अज्यूम करो कि ये सब ऑफिसर हमारे साथ है और हमारे फेवर में ऑर्डर पास किया। किसको प्रॉब्लम होना चाहिए इस चीज से? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होना चाहिए। गवर्नमेंट को मतलब डिपार्टमेंट को। ये लोग भी डिपार्टमेंट ही है, लेकिन अगर समझो इसने ऑर्डर पास किया हमारे फेवर में, तो तकलीफ होना चाहिए जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ओके, अगर इसको तकलीफ नहीं है तो किसको तकलीफ होना चाहिए? कमिश्नर को। आ रहा है समझ में? मतलब यहां पर गवर्नमेंट बोलता है कि अगर आपके फेवर में ऑर्डर आया है तो यहां पर अपील करने का जो राइट रहेगा, ओके, अपील कौन कर सकता है यहां पर? डिपार्टमेंट। ओके, डिपार्टमेंट विल फाइल अपील, डिपार्टमेंट विल फाइल अपील। अभी डिपार्टमेंट का मतलब यहां पर क्या हो रहा है वो समझो। अगर ऑर्डर असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर ने फाइल ऑर्डर पास किया, तो अपील कौन करेगा? जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल। अगर जॉइंट एंड एडिशनल ने पास किया ऑर्डर, तो कौन अपील फाइल करेगा? कमिश्नर। क्या क्या मैं टाइम लिमिट्स दिया ना इन लोग को? तो कर सकते।
देखो खत्म खत्म करने के लिए खत्म नहीं करना अपने को, सही लायबिलिटी निकालना है, ये मोटिव है। आपके फेवर में आ गया तो अगर कोई अपील फाइल ही नहीं करेगा तो ऐसे तो सब लोग टैक्स का चोरी करके चले जाएंगे। समझा? हाँ, नॉर्मली फेवर में नहीं आता, नॉर्मली नहीं आता, लेकिन अगर आ गया फेवर में, ओके, तो फिर इन लोग ऊपर वाले अपील करेंगे। पॉइंट समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया? हाँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, अभी हम लोग सेकंड ब्रांच पढ़ेंगे ना, एक ही ब्रांच बना ना इधर। देखो ये ब्रांच ऐसा बनाया ना, अभी इधर भी एक ब्रांच बनेगा, जो आपका पॉइंट है। ओके, अज्यूम करते हैं कि इसने ऑर्डर हमारे फेवर में पास किया। ओके, एडिशनल कमिश्नर, सॉरी, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर ने ऑर्डर हमारे फेवर में पास किया। इन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बोला ठीक है कर दो, सब लोग मिल बांट के। ओके, हम लोग फिर मिल बांट के एंजॉय करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अपील तो कोई फाइल नहीं कर रहा है, तो ऐसे भी टैक्स का चोरी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग और एक डिपार्टमेंट रखेंगे जिसको बोलेंगे रिविजनल अथॉरिटी। क्या बोलेंगे? रिविजनल अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी कौन होती है? रिविजन अथॉरिटी मतलब कि जिसने भी ऑर्डर पास किया उसके ऑर्डर को ही रिवाइज कर देंगे वो। एंड दिस रिविजन अथॉरिटी इज नॉट दिस, ओके, इन लोग में से कोई नहीं, अलग से। मतलब इन लोग का जो फ्रेंडशिप है वो नहीं होएगा। देखो ये लोग ऊपर नीचे बैठते हैं। ओके, टॉप फ्लोर पे कमिश्नर बैठता होगा, नीचे जॉइंट एडिशनल, नीचे असिस्टेंट डेप्यूटी, नीचे सुप्रीम। इधर 4-5 माले का बिल्डिंग है, सब ऊपर नीचे ही है, खाना साथ में खाते हैं। ओके, तो ये लोग तो मिल जाएंगे ना ऐसा नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, रिवीजन अथॉरिटी करके हम लोग एक अथॉरिटी रखेंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर अगर असिस्टेंट कमिश्नर या तो सुप्रिटेंडेंट या तो जो भी पर्सन जो ऑर्डर पास कर रहा है वो गलत ऑर्डर पास कर रहा है, विच इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो रिवीजन अथॉरिटी क्या करेगा? रिवाइज द ऑर्डर पास्ड बाय अथॉरिटी। सबको समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर ऑर्डर गलत है तो उसके ऊपर वाला अपील कर सकता है। अगर उसके ऊपर वाले को अपील नहीं करना है तो ऑर्डर रिवाइज भी हो सकता है। रिवाइज कौन कर सकता है? ये लोग रिवाइज नहीं कर सकते, रिवीजन अथॉरिटी। समझ में आया क्या? तो अपील्स एंड रिवीजन जो ये चैप्टर है, अपील्स मतलब हम लोग का अपील भी हो सकता है, डिपार्टमेंट का अपील भी हो सकता है, एंड रिविजन मतलब कि उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। समझ में चैप्टर कैसे कनेक्टेड हुआ? पहले लायबिलिटी डिटरमाइन हुआ, असेस हुआ, असेसमेंट एंड ऑडिट से। उस लायबिलिटी को मांगा गया डिमांड से। ओके, मांगने के बाद, ओके, मांगा, ऑर्डर में मांग लिया, नोटिस रिप्लाई वगैरह हो गया, ऑर्डर आया, मांग लिया। आपको क्या करना है अभी? अपील। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने आपके साथ गलत हुआ है, अपील फाइल करो। अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि डिपार्टमेंट के साथ गलत हुआ है तो डिपार्टमेंट को दो रास्ते दिए। एक तो उसका हायर अथॉरिटी अपील फाइल कर देगा, या तो रिवीजन अथॉरिटी ऑर्डर को रिवाइज कर देगा। समझ में आया? क्लियर हो रहा है पॉइंट? अगर हम लोग को लग रहा है कि गलत हमारे साथ हुआ है तो हम अपील फाइल करेंगे। ओके, अगर हमने अपील फाइल नहीं की तो रिकवरी होएगा। पॉइंट समझा क्या? तो एक्चुअल किस तरीके से असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च सीजर, डिमांड, अपील, फिर रिकवरी। समझा? प्रोविजन समझा किस तरीके से? मैं लिख रहा हूं। पहले असेसमेंट एंड ऑडिट प्लस इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, इन दोनों से क्या मालूम पड़ा हम लोग को? हाँ, अमाउंट कितना डिमांड करना है वो मालूम पड़ा। ओके, असेस्ड द लायबिलिटी। ओके, वी असेस्ड द लायबिलिटी फ्रॉम दिस प्रोविजंस। ओके, लायबिलिटी असर्टेन होने के बाद हम लोग को मांगना भी पड़ेगा। तो मांगने के लिए ओके, मांगने के लिए मतलब डिमांड करने के लिए सेक्शन नंबर 73 एंड 74 का यूज होगा। डिमांड किया तो हम लोग क्या करेंगे?
अगर हम लोग को लग रहा है गलत है तो हम लोग क्या करेंगे, अपील करेंगे। ओके, इसका सेक्शन नंबर 107 से चालू होएगा, लेकिन अभी बाद में देखेंगे। अपील करेंगे। अगर हम लोगों ने अपील फाइल किया, ओके, तो ये केस और ऊपर 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 जाते रहेगा। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन भी होएगा। या तो अपील फाइल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, रिकवरी प्रोसीडिंग्स। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? या तो अगर हम लोग अपील फाइल नहीं कर रहे तो हमारे फेवर में होगा, तब भी अपील फाइल नहीं कर रहे होंगे, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट कैन ऑल्सो फाइल अपील, या तो फिर रिवीजन हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है फ्लो किस तरीके से? हाँ, हाँ, रिवाइज ऑर्डर के सामने भी हम अपील कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट्स? तो अभी हम लोग को सीखना है डिमांड एंड रिकवरी। ओके, बीच का जो है ये अलग चैप्टर है। समझ में आ रहा है क्या? क्या क्या? हाँ, बहुत सारा डेज, कितने टाइम में अपील करना है, क्या प्रोसीडिंग्स है, वो सब कर अपील। ओके, यहाँ पर भी डेज है बहुत सारे। प्रोसेस समझ में आ रहा है कि वो जरूरी है। डेज तो क्या, वो बायटिंग चीज़ है, वो तो मैकेनिक है, वो कुछ नहीं। और 4 दिन रोज पढ़ते रहोगे तो बैठ हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कहाँ पे है एक्चुअली में। हम लोग यहाँ पर है अभी, अभी हम लोग डिमांड में है। ओके, डिमांड एंड रिकवरी, तो डिमांड के प्रोसीडिंग्स में हम लोग अभी है। समझ में आया? लिसन, अभी हम लोग का प्रोसीडिंग्स जो है, देखो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर अपना सुपरिटेंडेंट है सबसे पहला तो। ओके, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, ओके, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ओके, ये हायरार्की था। हाँ, चीफ कमिश्नर। ओके, चीफ कमिश्नर एंड देन प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। ओके, वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर वो हाईएस्ट लेवल पे। नहीं, उसका डेजिग्नेशन है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अभी समझो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट रहता ना, प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी रहेगा। समझा पॉइंट क्या बोला? हाँ, ठीक है, ठीक है, सुनो अभी। लिसन लिसन, ठीक है, ठीक है, सुनो अभी। अभी ये जो 3 लास्ट के लेवल्स है, ओके, ओके, लास्ट के जो 3 लेवल्स है, ओके, इन तीनों को कहा जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्या बोलते हैं इन लोगों को? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। अच्छा, चालू है दोनों? टेम्परेचर थोड़ा कम करो। ओके, सुनो सुनो, बस 5 मिनट होगा अभी प्रॉपर। अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अभी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब कि ये जो 3 अथॉरिटीज है, 3 लेवल्स है, ओके, इन लोग का काम ये है टू इशू शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74। ओके, इन लोग का काम है शो कॉज नोटिस देना। इन लोगों का काम है रिप्लाई को एक्सेप्ट करना, या तो मतलब रिप्लाई के सामने ऑर्डर वगैरह पास करना। तो रिप्लाई भी ये लोग को ही करना है हम लोग को। एंड ये लोग का लास्ट काम है ऑर्डर पास करना। ओके, ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 एंड 74। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का काम समझ में आया क्या हुआ? एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज कौन है? लास्ट का 3, मतलब कि सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट डेप्यूटी एंड जॉइंट कमिश्नर एडिशनल। ये सब लोग को बोलेंगे, हाँ, मतलब 3 लेवल्स को बोलेंगे, 3 लेवल्स को बोलेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लियर है? इन लोगों का काम क्या है? शो कॉज नोटिस देना, सेक्शन 73 74। रिप्लाई भी ले सकते, रिप्लाई भी लेना ही है उन लोग को, एंड ऑर्डर पास करना। अभी ऊपर वालों का काम क्या है? कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, वो सबका देखो, अगर समझो
इन लोग ने कुछ गलत ऑर्डर पास किया, तो कमिश्नर क्या करेगा? रिवाइज नहीं करेगा, अपील फाइल करेगा। देखो रिवीजन अथॉरिटी अलग है, मैंने वही बोला, रिवीजन अथॉरिटी इज डिफरेंट। ओके, रिवीजन अथॉरिटी अलग है। तो यहाँ पर क्या होएगा? ओके, यहाँ पर अपील फाइल कर सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। ओके, अपील फाइलिंग पॉसिबल है, तो यहाँ पर ये लोग अपील वगैरह फाइल कर सकते हैं। ओके, इसका जो सीनियर है वो अपील फाइल करेगा। क्लियर है? अभी दूसरा होता है, दूसरा होता है अपीलेट अथॉरिटी। ओके, दूसरा क्या है? अपीलेट अथॉरिटी। अभी इन तीनों को मैं नीचे लिखता हूँ। अभी दूसरा होता है अपीलेट अथॉरिटी। अभी अपीलेट अथॉरिटी का मतलब कि देखो ये सब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के बारे में लिखा है इधर, इधर लिख रहा हूँ अपीलेट अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी मतलब कि अगर सुपरिटेंडेंट ने या तो असिस्टेंट कमिश्नर ने या तो डेप्यूटी कमिश्नर, ओके, इन तीनों ने ऑर्डर पास किया। ध्यान सुना, इन तीनों ने क्या किया? ऑर्डर पास किया। अभी ये तीनों जो ऑर्डर पास करते हैं, तब हम लोगों को अपील फाइल करना पड़ता है। अगर हमारे अगेंस्ट है, अगर हमारे अगेंस्ट है, आरसीसी के अगेंस्ट है, तो कौन अपील फाइल करेगा? आरसीसी। डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है तो देखो, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है तो फिर उसका हायर अथॉरिटी करेगा, सिंपल। लेकिन अगर इन लोगों ने ऑर्डर पास किया तो अपील फाइल होगा जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के पास नहीं, जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर अपील्स के पास। ओके, खाली ब्रैकेट में ए आ जाएगा, जैसे सीआईटी एंड सीआईटी अपील्स, मालूम है ऐसा रहता है। थोड़ा डीटी नहीं हुआ, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, ठीक है, चलो। अभी इसमें देखो, अभी यहां पर हम लोग अपील किसके पास करेंगे? जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर। लेकिन हम लोग इसके बॉस के पास अपील नहीं कर रहे, हम लोग अपीलेट अथॉरिटी वालों के पास अपील कर रहे हैं। आ रहा है कुछ समझ में? हम लोग अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर रहे हैं। इन लोग के ऊपर के लेवल के अथॉरिटी है वो। ओके, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी। ओके, ये अपीलेट अथॉरिटीज है। आ रहा है पॉइंट समझ में? अगर मान के चलो इन लोगों ने ऑर्डर पास किया था, ओके, इन लोगों ने पास किया था, तो अभी इसके भी ऊपर करेंगे। इसके ऊपर कौन है? कमिश्नर। पर कमिश्नर में नहीं, कमिश्नर अपील्स में। सबको समझ में आ रहा है? हाँ, जेसीआईटी है ना, जॉइंट कमिश्नर। उधर का जेसीआईटी इज इक्वल टू जॉइंट कमिश्नर अपील्स। ओके, आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्या हुआ है, जो सैड है, सैड, सैड के ऑर्डर के सामने हम किधर जाते हैं? जॉइंट कमिश्नर, मतलब उसके ऊपर वाले अपील्स के पास, ऐसा याद रखो इसको। ओके, सैड के ऊपर जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर रहता है, उन लोग के अपील के पास जाएंगे हम लोग। मतलब कि इनके पास नहीं आ रहा, दूर दूर तक संबंध नहीं है। ओके, ये सारे एडजुडिकेटिंग है, मतलब इन लोग का काम है कि ऑर्डर पास करो। ओके, ये लोग लीगल काम नहीं कर रहे, मतलब बोलते ना अपन, जुडिशियल काम नहीं है इन लोग का, इन लोग का एग्जीक्यूशन है। ओके, ऑर्डर पास करते जाओ, करते जाओ। ओके, उन सब ऑर्डर्स का मतलब क्या बोलते हैं, अपील सुनना, ओके, हियरिंग सुनना, वो सब काम किसका? अपीलेट अथॉरिटी। ओके, तो सैट ने अगर ऑर्डर पास किया तो किसके पास जाएंगे? जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर अपील्स। अगर जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो कमिश्नर अपील्स के पास जाएंगे। आ रहा है समझ में? सबको क्लियर हो रहा है? हाँ, अपीलेट अथॉरिटी एंड नॉर्मल एडजुडिकेटिंग अलग है, दोनों, दोनों अलग है, यस, दोनों सेपरेट है एकदम। क्लियर है क्या? अभी रिविजनल अथॉरिटी जो रहता है, रिवीजन करने वाली, ओके, रिविजनल अथॉरिटी क्या कर सकता है? हाँ, ओके, रिवीजन अथॉरिटी क्या कर सकता है? रिवीजन अथॉरिटी इन लोग के ऑर्डर को रिवाइज करेगा। नहीं लग रहा?
ओके, रिवीजन अथॉरिटी क्या करेगा, इन लोग के ऑर्डर को रिवाइज कर देता है। ओके, इन लोग के ऑर्डर को रिवाइज कर देगा। ओके, जो भी ऑर्डर पास हुआ है इन लोग के ऑर्डर को रिवाइज करेगा। अभी अगर रिवीजन हो रहा है, रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली जीएसटी 80 के पास जाते हैं। हाँ, अब लोग एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं। देखो, जो रिवीजन ऑथर है, रिवीजन अथॉरिटी, उन लोग का लेवल हम लोग ये लेवल मानते हैं। ओके, अपीलेट अथॉरिटी का लेवल इज इक्वल टू रिवीजन अथॉरिटी का लेवल। अपीलेट अथॉरिटी का अगर ऑर्डर आया तो हम लोग उसके ऊपर जाते हैं, तो रिवीजन अथॉरिटी का भी ऑर्डर आएगा तो हम लोग उसके ऊपर जाएंगे, मतलब ट्राइब्यूनल में जाएंगे। समझ में आ रहा पॉइंट? हाँ, अगर हम लोग को अपीलेट अथॉरिटी ने भी न्याय नहीं दिया तो हम लोग और ऊपर जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, ये अपीलेट अथॉरिटी खत्म हो गया इधर। अपीलेट अथॉरिटी इज कंप्लीटेड ओवर हियर। ये तीनों ही अपीलेट अथॉरिटीज है, तीनों ही अपीलेट अथॉरिटी है। अगर इधर से हम लोग को न्याय नहीं मिला तो किधर जाएंगे, हम लोग डायरेक्टली जाते हैं जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, यहां से जा सकते हैं, या तो रिवीजन अथॉरिटी ने रिवाइज किया रहेगा तो भी जा सकते हैं। अगर यहां से भी नहीं मिला तो फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया पूरा हायरार्की? पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ओके, उसके ऑर्डर के सामने हम अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे। अपील से न्याय नहीं मिला तो जीएसटी 80, उधर से नहीं मिला तो हाई कोर्ट, उधर से नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट। ओके, डिपार्टमेंट में जा सकता है ऐसे ही। अगर ऑफिसर ने हमारे फेवर में ऑर्डर पास किया तो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा इन तीनों के पास, तीनों में से किसी के भी पास। ओके, जिसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा उनके पास ये अपील फाइल करेगा। डिपार्टमेंट को न्याय नहीं मिला तो डिपार्टमेंट जाएगा ट्राइब्यूनल में, फिर भी नहीं मिला डिपार्टमेंट जाएगा हाई कोर्ट, फिर जाएगा डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट। मतलब डिपार्टमेंट भी जा सकता है ये सब चीज़ों से। सबको समझ में आ रहा है? अभी हम लोग सेक्शन नंबर 73 72 स्टार्ट करते हैं। ओके, पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। खाली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मीन्स any authority appointed or authorized to pass any order or decision। मतलब कि ऑर्डर पास करेगी बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब कि जो अभी लिखा हुआ है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज नहीं है। ओके, ये लोग ऑर्डर वगैरह पास करेंगे तो हम लोग अपील अथॉरिटी में नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरे किधर जाएंगे। ओके, या तो वो लोग पास ही नहीं कर पाते होंगे, चेक करिए। सीबीआईसी, ओके, सीबीआईसी इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सीबीआईसी, इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब ये लोग सर्कुलर अगर इशू करेंगे, हम सर्कुलर के सामने अपील नहीं कर सकते। सीबीआईसी क्या इशू करता है, सर्कुलर, सर्कुलर के सामने हम अपील नहीं कर सकते क्योंकि सर्कुलर हमारे ऊपर बाइंडिंग है ही नहीं। सर्कुलर किसके ऊपर बाइंडिंग है, डिपार्टमेंट। ओके, तो सीबीआईसी इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। रिवीजन अथॉरिटी, रिवीजन अथॉरिटी इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम लोग रिवीजनल अथॉरिटी के सामने हम अपीलेट अथॉरिटी में नहीं जा सकते। देखो ये इधर से मालूम पड़ रहा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट हम कहा जा सकते हैं, अपीलेट अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट कहाँ जाएंगे, उसके ऊपर, अपीलेट अथॉरिटी। पर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है ही नहीं उसके ऊपर हम लोग अपीलेट में नहीं जा सकते। तो रिवीजन अथॉरिटी इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ओके, वो लोग फ्रेश ऑर्डर पास नहीं करते, जो हुआ है उसको रिवाइज कर डालते। हाँ, रिवीजन अथॉरिटी का काम क्या है, ऑर्डर पास करना काम नहीं है, रिवाइज ऑर्डर पास करना काम है। मतलब कि जो हो चुका है उसी को चेक करेंगे। आया पॉइंट समझ में? तो रिवीजन अथॉरिटी के ऑर्डर के सामने हम लोग अपील अपीलेट अथॉरिटी पे नहीं करेंगे, हम और ऊपर करेंगे। हाँ, जीएसटी 80। उसके बाद एडवांस रूलिंग, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो एडवांस रूलिंग अगर हमारे अगेंस्ट आई तो हम लोग अपील फाइल करेंगे, लेकिन ये हम लोग अपील अथॉरिटी पे नहीं करेंगे,
एडवांस रूलिंग फॉर अपीलेट अथॉरिटी में करेंगे। ओके, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उसके पास करेंगे। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वो भी नहीं है, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अपीलेट अथॉरिटी मतलब अपीलेट अथॉरिटी इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के सामने हम लोग किधर जाएंगे, जीएसटी एटी आ रहा है पूछ समझ में। फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल, एंटी प्रॉफिटरिंग वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज नहीं है, आपको समझ में। अभी लोग सेक्शन 73 74 स्टार्ट। अभी हम लोग को बेस तो मालूम है। सेक्शन नंबर 73 किसके लिए, 73 का हेडिंग अदर देन फ्रॉड, 74 का हेडिंग फ्रॉड। ओके, सेक्शन नंबर 73 का हेडिंग इज अदर देन फ्रॉड, 74 का हेडिंग इज फ्रॉड। सबसे पहला सेक्शन 73 पढ़ रहे, नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, एरोनस रिफंड, रॉन्ग अवेलमेंट, यूटिलाइजेशन। मतलब कि आप लोगों ने कम टैक्स भरा, या तो भरा ही नहीं, या तो गलत रिफंड लिया, या तो आपने गलत आईटीसी लिया। लेकिन इन सबका रीजन क्या होना चाहिए, हाँ अनइंटेंशनली, मतलब कि फ्रॉड का रीजन नहीं होना चाहिए। ओके, आपका रीजन जो है ओके वो फ्रॉड नहीं होना चाहिए। ओके, आप लोगों ने फ्रॉड को सोच के नहीं किया ये सब। ओके, फ्रॉड सोच के नहीं किया, आपको लग रहा था कि ऐसा सही है इसीलिए आपने किया। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको क्यों ये सही लग रहा था। आ रहा है समझ में। तो उसको हम लोग कवर करेंगे सेक्शन नंबर 73 में। सो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, erroneous refund, wrong availment and utilization of ITC for reasons other than fraud, willful misstatement और suppression of fact। suppression मतलब कि छुपाना। अगर हम लोगों ने फ्रॉड को छुपाया नहीं, मतलब फ्रॉड फ्रॉड का रीजन नहीं है, जानबूझ के नहीं किया, या तो कुछ हम लोगों ने खुद से छुपाया नहीं, ऐसे केस में किधर कवर करेंगे, 73 में। लेकिन अगर छुपाया, रीजंस ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ एक्ट, तो किधर कवर हो जाएगा, 74 में। आ रहा है कुछ समझ में, क्लियर है क्या, समझा। अभी आगे एनालिसिस लिखा हुआ है। इफ इंटरेस्ट पेएबल is not specified in notice, then also it shall be payable. However, if penalty is not mentioned in notice, then it cannot be demanded. देखो, शो कॉज नोटिस इशू किया, शो कॉज नोटिस पे लिखा है कि इंटरेस्ट शैल बी पेएबल अंडर सेक्शन 50 एट अप्रोप्रिएट रेट्स, खाली इतना लिखा। टैक्स का अमाउंट लिखा है, इंटरेस्ट के लिए एक लाइन लिखा है खाली, एंड पेनल्टी का अमाउंट लिखा है। ओके, टैक्स का अमाउंट लिखा 10-10 लाख रुपए भरने का, पेनल्टी का अमाउंट लिखा 1-1 लाख रुपए भरने का, इंटरेस्ट का अमाउंट गायब है, लिखा नहीं। पर क्या लिखा लाइन, इंटरेस्ट शैल बी पेएबल एट अप्रोप्रिएट रेट्स। तो नोटिस में क्या इंटरेस्ट के अमाउंट के बारे में बात किया गया नहीं। तो क्या पे करना पड़ेगा, हाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज मैंडेटरी इन नेचर। इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ता है। ओके, इंटरेस्ट तो भरना ही पड़ेगा आपको। ओके, लेकिन पेनल्टी जो रहेगा, पेनल्टी वो अगर नहीं लिखा तो नहीं भरना। आया कुछ समझ में, क्या बोला आगे। अमाउंट पेएबल shall be specified by officer even before issuance of SCN in form DRC 01A। देखो हम लोगों ने अब तक क्या सीखा था, अब तक सीखा हम लोगों ने नोटिस आएगा, पहले क्या आएगा सीखा था, नोटिस आएगा, उसके बाद हम रिप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑर्डर, एंड देन हो सकता है अपील वगैरह। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नोटिस के पहले भी एक स्टेप होता है, एंड यहां पर लिखा है मे मतलब कि वो करेगा तो करेगा। ओके, ऑफिसर में इशू, ऑफिसर क्या कर सकता है, वो शो कॉज नोटिस के पहले भी क्या कर सकता है,
वो बता सकता है हम लोग को कि कितना भरने को आएगा शो कॉज नोटिस में। मतलब इसके पहले क्या देगा वो, इंटीमेशन। क्या देगा? इंटीमेशन। ओके, इनकम टैक्स में भी इंटीमेशन आते हैं। मतलब नोटिस के पहले एक स्टेप है। क्या स्टेप है? इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब वो बता रहा है कि शो कॉज नोटिस में इतना इतना रुपया भरने को आएगा। पर क्यों बता रहा है? क्या रीजन है? डायरेक्टली शो कॉज नोटिस ही दे देना, बता क्यों रहा है? क्या क्या? नहीं, कोई भी सेक्शन 70 दोनों में हम लोग को देगा वो इंटीमेशन। ओके, दोनों में देगा। क्यों दे रहा है? कुछ तो रीजन होगा ना। हाँ? नहीं, उसके तो शो कॉज नोटिस है ही ना। नहीं नहीं। अच्छा सुनो, देखो पेनल्टी जो ना, पेनल्टी गवर्नमेंट ने बोला कि नोटिस आने के पहले अगर आप पे कर देते हो तो पेनल्टी कम भरना पड़ेगा। ओके, ऐसा आगे पढ़ने वाले लोग क्या पढ़ने वाले? नोटिस आने के पहले, मतलब कि नोटिस आने वाला है आपको मालूम पड़ गया, पहले ही मालूम पड़ गया, आपने उसके पहले ही पेनल्टी का पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दिया, पेनल्टी नहीं, टैक्स का पेमेंट कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलता है कि अभी हम आपको पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ केस में कम पेनल्टी चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है पॉइंट? मतलब अगर नोटिस के पहले हम टैक्स का पेमेंट करते हैं, नोटिस के पहले। ओके, स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि नोटिस में तो मालूम पड़ता है टैक्स कितना भरने का, तो नोटिस के पहले कैसे पे कर सकते हैं? तो नोटिस के पहले कैसे पे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेशन। ओके, इंटीमेशन में लिखा रहता है कि इतना इतना भरने को आने वाला है, क्या आप भरने को तैयार हो? हम लोग बोलते हैं हाँ भर देते हैं। अगर भर दिया तो नोटिस आएगा क्या? नहीं, नोटिस भी नहीं आएगा और पेनल्टी भी माफ हो जाएगा। कुछ कुछ केस में, कुछ कुछ केस में कम भरना पड़ेगा। आया पॉइंट समझ में? पेनल्टी का इम्यूनिटी मिलता है। इम्यूनिटी समझ में आता है? इम्यूनिटी। ओके, माफी। पेनल्टी से हम लोग को छुटकारा मिलता है अगर हम लोग नोटिस के पहले पैसा पे कर डालते। क्लियर है क्या? समझ में आया? आगे, द एक्सप्रेशन suppression shall mean non-declaration of facts or information which a taxable person is required to declare in the return statement or report. ओके, मतलब कि उसको डिक्लेयर करना चाहिए था, ऐसा चीज उसने डिक्लेयर नहीं किया, उसको बोलते हैं छुपाया। आपको एग्जाम सप्लाई दिखाना चाहिए था, एग्जाम सप्लाई नहीं दिखाया। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्रेशन ऑफ फैक्ट। आपने नहीं दिखाया ताकि आपका आईटीसी का रिवर्सल ना हो, तो सप्रेशन है ये। ओके, और एनी अदर डॉक्यूमेंट फर्निश्ड अंडर दिस एक्ट, और फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन दिया भी नहीं आप लोगों ने तो भी आपने छुपाया, ऐसा ही माना जाएगा। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइम लिमिट टू इशू नोटिस एंड ऑर्डर। देखो, सेक्शन नंबर 73 है। 73 मतलब कौन सा केस है? नॉन फ्रॉड। 74 है तो फ्रॉड का केस। अभी ऑब्वियस सी बात है कि हर एक चीज जो होगी वो टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि 5-6 साल बाद आराम से आ रहा है ऑफिसर की अभी टाइम मिला मेरे को, ओके अभी हम लोग नोटिस निकल दे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। एक टाइम लिमिट है। ओके, टाइम लिमिट के बाद ही कैन नॉट इशू नोटिस और ही कैन नॉट पास ऑर्डर। एक टाइम लिमिट, टाइम लिमिट। ओके, टाइम लिमिट क्या समझते हैं? सेक्शन नंबर 73 यहां पर लिख रहा हूं एंड सेक्शन नंबर 74 यहां पे लिख रहा हूं। ओके, सेक्शन नंबर 73 में बोला कि नोटिस कितने टाइम में देना है। फॉर एग्जाम्पल 2020-2021 का केस है। ओके, ये फाइनेंशियल ईयर की लायबिलिटी की बात हो रही है। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट कहता है कि ये साल का जो नोटिस है, नोटिस वो होना चाहिए
2 years 9 months के अंदर अंदर फ्रॉम ड्यू डेट टू फर्निश, क्या रहेगा बोलो, एनुअल रिटर्न। पॉइंट समझ में आया? मतलब कि कोई भी साल का नोटिस कितने टाइम में इशू कर सकता है वो? 2 years 9 months फ्रॉम ड्यू डेट टू फर्निश एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न भरने के तारीख से, ड्यू डेट से कितने टाइम में? 2 years 9 months में ही क्या कर सकता है वो? नोटिस दे सकता है, नोटिस। ऑर्डर का टाइम लिमिट नहीं है, ये किसका टाइम लिमिट है? नोटिस का टाइम। ये सब एक्सटेंड हुआ है 5 साल तक उसके लिए, 74 के लिए। पर अभी का जो नोटिस आ रहा है अपने को, ये टाइम लिमिट जो है वो एक्सटेंड हुआ है। हाँ, क्योंकि एक्सटेंड कर दिया, अभी 2024 कर दिया। मतलब ये 2 साल 9 महीना लिखा था एक्ट में, और आगे लिखा एज एक्सटेंडेड टाइम बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ने खुद के लिए नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट को बढ़ा दिया। अभी अगस्त 2024 है लास्ट, 2019-20 का। नॉर्मली वो 2 साल 9 महीना होना चाहिए, लेकिन एक्सटेंड कर दिया। हाँ, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे को लेटेस्ट याद है 31 अगस्त 2024 है डेट, ऐसा कुछ है। तो नॉर्मली इट इज 2 years 9 months। एग्जाम में एक्सटेंडेड टाइम्स नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो वही अभी ढूंढना पड़ेगा सब। बरोबर है। तो नॉर्मल टाइम लिमिट इज 2 years 9 months, लेकिन ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट क्या कर सकता है? खुद के लिए टाइम एक्सटेंड कर सकता है। एक्चुअली ऐसा होना होना ही नहीं चाहिए, देना ही नहीं चाहिए एक्सटेंड करने। पर गवर्नमेंट क्या बोलता है कि एनुअल रिटर्न का भी डेट इतना एक्सटेंड किया, आप लोग को नहीं आ रहा था इसके लिए, तभी हम लोग को भी नहीं आ रहा नोटिस बनाने को, इसीलिए एक्सटेंड करो। हाँ, उसके लिए हाँ, दिसंबर एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर। पर 17 18 18 19 का जो एनुअल रिटर्न था वो बहुत एक्सटेंड हुए थे। सो इनका टाइम लिमिट तो वैसे ही एक्सटेंड हो गया था, पर फिर भी और एक्सटेंशन आएगा। नहीं, मालूम नहीं था। फर्स्ट ईयर 17 18 का रिटर्न्स, पहली बार तो 2019 हो गया था रिटर्न का डेट। 17 18 का जो डेट था ना, 31 दिसंबर 2018 होना चाहिए था। और 2019 के 28 फरवरी को लास्ट डेट था फाइलिंग का। हाँ, 11 महीना मिला, यस। और अगले साल का भी एक्सटेंड किया था ऐसे ही, एक एक महीना। तो उन लोग का नॉर्मल डेट तो वैसे भी एक्सटेंड हो गया, लेकिन उसके ऊपर और एक्सटेंशन इन लोगों ने लाया था कुछ स्पेसिफिक ईयर्स के लिए। ओके, तो तुम लोगों को एग्जाम में खाली 2 years 9 months याद रखने का। ओके, तो 2021 का कब तक इशू कर सकते हैं शो कॉज नोटिस, वो बताओ। एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से 2 साल 9 महीना। इसका ड्यू डेट क्या है? पहली बात तो 31 दिसंबर 2021, यहाँ से 2 साल 2023 और 9 महीना। हाँ, ओके, तो 30 सितंबर 2024। ओके, ये डेट तक 21 22 का नोटिस आ सकता है आपको। आया सबको? तो ये टाइम लिमिट तक हम लोग क्या कर सकते हैं? नोटिस इशू कर सकते हैं। कौन से साल के लिए? 2021 के लिए। 2 years 9 months। ओके, रिप्लाई कितने दिन में करना है ये हम लोग को SCN में लिखा रहेगा। ओके, एज पर SCN 15 दिन रहता है, कभी 20 दिन रहता है, जैसे भी। ओके, एज पर SCN। ठीक है। ऑर्डर कितने टाइम में करना है? तो गवर्नमेंट बोलता है 3 years फ्रॉम ड्यू डेट टू फर्निश एनुअल रिटर्न। मतलब यहाँ पर एनुअल रिटर्न का डेट क्या? 31 दिसंबर, यहाँ से 3 साल। मतलब 31 दिसंबर 2024 तक ऑर्डर पास होना चाहिए इस साल का। मतलब आपको एक्चुअली 3 महीना मिलता है रिप्लाई वगैरह करने के लिए, इन शॉर्ट। ओके, मतलब ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिट कितना है? 3 साल। नोटिस 2 years 9 months। क्लियर हुआ सबको? आया समझ में? अभी सेक्शन 74 फ्रॉड का केस है, बराबर। तो फ्रॉड का केस है तो फिर बहुत ज़्यादा टफ होएगा ना ढूंढने के लिए फ्रॉड। तो यहाँ पर टाइम लिमिट दिया है 4 years 6 months। 4 years 6 months फ्रॉम
ड्यू डेट टू फर्निश एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से कितने टाइम में, 4 years 6 months। क्लियर? क्या डेट आएगा ढूंढो अभी। हाँ 2021 का क्या डेट आएगा, 4 years 6 months। 30 जून 26, 30 जून 2026 यहाँ तक इशू हो सकता है शो कॉज नोटिस फॉर फ्रॉड। अब मान के चलते हैं कि 30 सितंबर 2024 निकल गया। ओके, ऑफिसर को मालूम था कि हम लोग का केस फ्रॉड का नहीं है, ध्यान से सुनना, हम लोग का केस फ्रॉड का नहीं है ऐसा उसको मालूम था, पर उससे गलती ये हो गया कि 30 सितंबर तक उसने शोकॉज नहीं दिया। अभी वो 31 अक्टूबर 2024 को नोटिस इशू कर रहा है अंडर सेक्शन 74। बोलते हैं मेरा टाइम लिमिट तो 2026 तक है, चलेगा क्या? फ्रॉड के केस में चलता था, लेकिन एक्चुअल में उसको उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, इसीलिए 73 के केस को उसने किस में घुमा दिया, 74 में। तो हम लोग को उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फ्रॉड का केस नहीं है, फ्रॉड का केस नहीं है, समझ में आया? तो वो क्या कर सकता है, सेक्शन 73 में उस नोटिस को कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उस कन्वर्ट कब कर सकता है, जब सेक्शन 73 का टाइम लिमिट उस दिन पे बाकी होना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ मतलब वो 74 में इशू कर देगा, पर बाद में हम प्रूव करेंगे उसको। नहीं नहीं सुनो, नहीं पर हम लोग के पास दिया ना पावर प्रूव करने को। क्या क्या नहीं, रिप्लाई तो कर सकते ना। 6 महीना दिया है ना। 6 महीना मिल रहा है ना, देखो। ओके 20-21 का समझो ये केस है बराबर। कब तक हम लोग को एससीएन आना चाहिए, सेक्शन 74 का क्या डेट लाया था तुम लोगों ने, 30 जून 2024 26। ओके ये डेट तक आ सकता है। ऑर्डर कब पास होना चाहिए इसका, 20-21 का था, कब तक, 5 साल। ओके 74 में इट इज 5 years, हाँ बताया था ये पहले। 74 में, हाँ 74 में इट इज 5 years, जैसे बेस जजमेंट में था वैसे यहाँ पर। क्या डेट आ रही है, 26, समझ में आया? तो 74 का एससीएन अगर हम लोग को इस दिन पे आया, लास्ट डेट पे आया समझो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट रिप्लाई करेंगे। अगर हम लोगों ने रिप्लाई किया कि दिस इज नॉट अंडर फ्रॉड, ये गलत है करके रिप्लाई किया, ओके हम लोगों ने 31 अगस्त को रिप्लाई कर दिया। अभी ऑफिसर क्या बोलता है, अच्छा फ्रॉड नहीं है, ठीक है सेक्शन 73 का मैं नोटिस देता हूँ। पर क्या 73 का टाइम लिमिट बचा है क्या उसके पास, नहीं बचा है। मतलब कि जिस दिन उससे उसने एससीएन दिया ना, एससीएन दिया, क्या उस दिन टाइम बचा था कि नहीं वो चेक किया जाता है, समझ में आया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एससीएन जिस दिन इशू हुआ, से 30 जून को एससीएन का डेट है, क्या इस दिन पे उसके पास सेक्शन नंबर 73 का नोटिस इशू करने का टाइम बचा था क्या, नहीं बचा था। तो नाउ दिस सेक्शन 74 केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 73। नहीं हो गया, प्रोसीडिंग खत्म, वो हम लोग के अगेंस्ट डिमांड नहीं निकाल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी हम लोग फ्री हो गए, भले हमारा गलती भी रहेगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने टाइम लिमिट के अंदर काम नहीं किया। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें कोई रीओपनिंग नहीं है, इनकम टैक्स में रीओपनिंग ऑफ केस है, यहाँ पर रीओपनिंग नहीं है, एक बार खत्म तो खत्म। ओके तो टाइम लिमिट गया मतलब डिपार्टमेंट लॉस्ट। ओके वो कभी भी आपसे पैसा रिकवर नहीं कर सकता उस साल का। आया समझ में? क्लियर है क्या बोला, समझ में? हाँ तो यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है इसका, 5 years है ऑर्डर का टाइम लिमिट। 74 का टाइम लिमिट क्या है ऑर्डर का, 5 years। 5 years कहाँ से, हाँ 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट टू फर्निश एनुअल रिटर्न। सबको क्लियर है क्या?
समझ में आ गया? तो टाइम लिमिट्स क्लियर है क्या? 73 का 74 का टाइम लिमिट्स। तो अपना ये दोनों पॉइंट हुआ। चलो बाकी का कल कंटिन्यू करते हैं।